प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि देश के विकास में हमारे असंगठित श्रमिक भाई बहनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे करोड़ों कामगारों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयासरत रही है। इन योजनाओं से जहां उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, वहीं महामारी के दौरान भी मदद के लिए कई और कदम उठाए गए। और मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से जुड़े कई कल्याणकारी पहल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ट्वीट में एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उन्हें असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास शीर्षक वाली इस तस्वीर में सरकार की पहल का जिक्र किया है। श्रमिकों के हित के लिए कौन कौन से कदम कब तक उठाए गए हैं, सारी जानकारी दी गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए समर्पित सरकार लगातार काम कर रही है। 29 श्रम कानूनों को सरल कर 4 लेबर कोड लाए गए हैं, यानी कि जो श्रम कानून है सरल किए गए हैं। 38 करोड़ असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम से जुड़कर 27 करोड़ असंगठित श्रमिकों को मिली एक नई पहचान, यानी कि ई श्रम कार्ड के माध्यम से एक नई पहचान देने का प्रयास किया गया है। एक देश एक राशन कार्ड के तहत देश भर के 5 लाख राशन दुकानों में से किसी से भी राशन लेने की सुविधा भी प्रदान की गई है। प्रवासी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों को आसान लघु ऋण की सुविधा दी गई है। अब तक 30 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 3.2 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है, ताकि वो रोजगार कर सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत असंगठित कामगारों को कौशल की ताकत मिलेगी, यानी कि उनको स्किल किया गया, उनको हुनरमंद बनाया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पूर्व कौशल को बढ़ावा दिया गया। इसका मकसद यही है कि ई श्रम के माध्यम से जो श्रमिक है उनको बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जो पेंशन का लाभ है वो श्रमिकों को दिया गया, और मकसद यही है कि श्रमिकों की जो आर्थिक तरक्की है उसको बढ़ावा दिया जाए। इस योजना से अब तक 46.5 लाख जो असंगठित श्रमिक हैं वो जुड़ चुके हैं। उनको संगठित करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित की गई, ताकि जब मुसीबत का समय हो तो वो पेंशन उनके काम आए और अपने जो रोजगार है उसको बढ़ावा दे सके। और इस योजना से अब तक 46.5 जो लाख है जो श्रमिक हैं उनको जोड़ा जा चुका है। कोविड महामारी की चुनौतियों के बीच सरकार ने राहत पहुंचाई है। 4,621 श्रमिकों को फ्री राशन के तहत उनको 5 किलो मुफ्त राशन से उनका जीवन जो है आसान किया गया। 4,621 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। देश के करोड़ श्रमिकों और कामगारों का सामर्थ्य बन रहा है नए भारत का आधार स्तंभ। कामगारों की जो सामाजिक सुरक्षा में ही देश का भविष्य छुपा है, इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश के करोड़ों श्रमिकों और कामगारों का सामर्थ्य बन रहा है, उनको श्रमिकों को बढ़ावा दिया जाए और ई श्रम कार्ड के माध्यम से उन्हें संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना भी की। और उपराष्ट्रपति ने पत्नी उषा नायडू संग वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति ने चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन का भी दौरा किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन वाराणसी चंदौली सीमा पर स्थित है। और आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का शुभारंभ किया। इस सुविधा से अब दूर दराज के गांव में रहने वाले आम आदमी को भी जिला अस्पताल और एम्स जैसे अस्पतालों के डॉक्टरों की सलाह मिल सकेगी। देश के 1 लाख से अधिक वेलनेस सेंटर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन से जुड़ गए हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने 7 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बात की। सरकार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। ये बहुत बड़ा काम है। मेरी दृष्टि से टेली कंसल्टेशन को जितना हम सक्सेस करेंगे इतना हेल्थ केयर एक्सेस होगी। दूर सुदूर गरीब
या तो गांव में रहने वाले लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना, उसमें उसका समय भी जाता है, खर्च भी होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हब के रूप में विकसित करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। और अब नजर डालते हैं देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 975 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 796 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके बाद देश में जो रिकवरी रेट है वो 98.76% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.26% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.32% दर्ज की गई है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 83.14 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 186.38 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,79,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ ऊना में संसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में भाग लिया, जिसमें उन्होंने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम एवं बेहतर बनाए जाने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में जन स्वास्थ्य की वार्षिकी पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाकर कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में पीएम मोदी ने देश में साल 2025 तक टीबी की बीमारी को पूर्णतया समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ी समस्या देश के लिए है। दुनिया भर के 27% मरीज भारत में है, यानी कि दुनिया भर का 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान में ट्यूबरक्लोसिस का है। मोदी जी ने इसको 2025 तक समाप्त करने की भारत में एक लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार भी है, जरूरत भी है, और डॉक्टरों की उपलब्धता कम होना, सुविधाएं कम होना, दूर दराज इलाकों से स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए जिला मुख्यालय पर आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने उसको पार करने का काम भी किया है। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर काफी तेजी से फैल रहा है। इसके लिए सरकार विशेष सुविधाएं मुहैया करवाएगी। जो ब्रेस्ट कैंसर है ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अधिकतर महिलाओं में, अगर आप देश और दुनिया भर के ट्रेंड देखेंगे, ब्रेस्ट कैंसर की शिकार बहुत सारी महिलाएं हो रही हैं। हमने जब ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने की शुरुआत की, और वो केवल प्राथमिक जांच थी, उसमें जो हमने महिलाओं की जांच की, जो पहली 3 महिलाएं निकली, जब वो अपना मेमोग्राफी टेस्ट कराने गई तो तीनों को ब्रेस्ट कैंसर निकला, और समय पर उनको हमने चिन्हित कर लिया था, जांच कर ली थी, तो आज वो सारी बहनें ठीक भी हो गई हैं और अब स्वस्थ होकर अपना जीवन व्यतीत कर रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के ऊना में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 4 वर्ष पूरा होने पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य में हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ उषा पवार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज हिमाचल। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और आईसीएआर निदेशकों के 2 दिवसीय सम्मेलन समाप्त हुआ। सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि शिक्षा को व्यवहारिक बनाकर किसान वैज्ञानिक तैयार करने पर बल दिया। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। राजधानी नई दिल्ली में देश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और आईसीएआर निर्देशकों के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि शिक्षा प्रणाली को व्यवहारिक बनाकर हमें किसान वैज्ञानिक तैयार करने की जरूरत है। शिक्षाविद पैदा करती है, वैज्ञानिक पैदा करती है,
लेकिन वो किसान पैदा नहीं कर पाते। इस दृष्टि से निश्चित रूप से हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, यह हमारे विमर्श का विषय रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान